जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, मेरा नाम विकास। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 हिंदी के ऐसे नोट्स जिन्हें आप पढ़ लेते हो तो आप 70 में 60 नंबर तो आराम से कम पा ही जाओगे। तो इस नोट्स को पढ़ के आपको जरूर जाना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आपकी ईमानदारी होगी तो आप वीडियो को पूरा देखोगे, वरना डाउनलोड करके आराम से जाकर पढ़ाई करो, लेकिन देख लो पूरा, क्योंकि आपको हथियार चलाना आना चाहिए। तो हथियार चलाना सीख लो, क्योंकि मैंने जो बनाया है, कैसे बनाया है, सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई साहब, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऐड किया जीवन परिचय। जितने भी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, चाहे वो तुलसीदास का हो, सूरदास का हो, महादेवी वर्मा, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, 6 जीवन परिचय इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन्हें आपको तैयार कर लेना है। एकदम सरल भाषा में लिखा है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आओगे, सारे जीवन परिचय यहाँ पर मैंने ऐड किए हुए हैं। अब नीचे आओगे तो देखो हिंदी पद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये 5 नंबर आपको दे के जाएंगे 100%। तो इन्हें आप तैयार जरूर कर लेना। 5 नंबर आपका समझो फिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिक्स। ठीक है, तो इन्हें आपको तैयार करके भाई साहब जरूर जाना है। ठीक है, तो इन्हें तैयार कर लेना। देखो यहाँ पर रीतिकाल की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। श्रृंगार रस की प्रधानता, प्रेम भावनाओं का चित्रण। ठीक है, श्रृंगार रस जहाँ पर होगा, प्रेम भावना वहां पर होंगी, आप जानते हो इतना तो। ठीक है, आगे रीतिबद्ध शाखा के किन्हीं 2 कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। केशवदास और रामचंद्रिका कवि प्रिय इनकी रचनाएं हैं। बिहारी लाल, बिहारी सतसई इनकी प्रमुख रचना है। तो मतलब देख सकते हो, पहले मैंने क्या लिखा है, उनकी विशेषताएं, और फिर उसके बाद लिखा है 2 कवियों के नाम, उनकी 2 रचनाओं के नाम। कभी कभी पूछ लेता है ऐसे ही प्रश्न की भाई इनके 2 कवि के नाम लिखिए, या इस काल के 2 रचनाओं का नाम लिखिए। ठीक है, तो ऐसे आ सकता है, या रचनाओं का नाम पूछ लेता है कि भाई रामचंद्रिका किसकी रचना है। हर चीज मैंने शामिल किया है भाई साहब, हर चीज। आगे देखो यहाँ पर छायावाद युग की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सौंदर्य भावना, रहस्य भावना। तो यहाँ पर नोट जो है उनको आपको ध्यान से पढ़ना। छायावाद युग को शुक्ल युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग आदि के नाम जाना जाता है। अगर बोले कि छायावाद युग की 2 विशेषता लिखिए या शुक्ल युग की 2 विशेषता लिखिए, तो आपको यही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट जो मैंने लिखा है नोट करके, तो उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आगे 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 आप देख सकते हो यहाँ पर छायावाद युग के प्रमुख 2 कवियों के नाम यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया। किन्हीं 2 को आप याद कर सकते हो, वैसे आप चारों याद कर लो। कभी कभी क्या होता है कि रचनाएं पूछ लेता है, जैसे युगांत की रचनाकार कौन है, या लोकायतन के, चिदंबरा के, नीरजा के, अनामिका के, तो ये सारी चीजें पूछ सकता है। तो आपको पूरा याद कर लेना, जो मैंने लिखा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद कर लेना। आगे प्रगतिवाद युग की किन्हीं 2 विशेषताओं के उल्लेख कीजिए। छंदों के बंधन की उपेक्षा और क्रांति की भावना भी आप याद कर सकते हैं। शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण। अब यहाँ पर ध्यान रखना, 2 ही याद करना है, कोई भी याद कर सकते हो, या आपको पहले से कोई याद है तो आप उसी को याद रखो, फिर आप उसे भुलाकर इसको याद मत करो। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। आगे अब आगे है प्रगतिवाद युग के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखना है, उसकी रचनाओं को उल्लेख करना है। अब यहाँ पर मैं बता दूं, देखो यहाँ पर फिर लिखा मैंने सुमित्रा नंदन पर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रामधारी सिंह दिनकर। अब यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा होगा भाई, यहाँ पर भी सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, और यहाँ पर भी है। तो भाई एक जो कवि है वो दोनों युगों में काम किए, मतलब दोनों युगों के रचनाकार माने जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, इसीलिए मैंने शामिल किया, ताकि आपको आसानी से याद हो सके। बहुत सारा मेहनत लगा है बनाने में, सच में। आगे बढ़ते हैं, इसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी, आप जानते हो। ठीक है, तो ऐसे ही पानी पड़ गया, तो इसमें आपको नहीं जाना है। ठीक है, मतलब फिर लिखना पड़ता है, इससे अच्छा मैंने सोचा आपको जल्दी से दे देते हैं। आगे देखो यहाँ पर प्रगतिवाद युग की किन्हीं 2 विशेषताओं का आपको उल्लेख करना। तो ये आपका कटा हुआ है, तो इसको आपको नहीं याद करना। मुक्तक शैली का प्रयोग और श्रृंगार रस की प्रमुखता, इसको आपको तैयार करना। कुंठा और निराशा का स्वर, ये भी एक है और एक ये, इन दोनों को तैयार कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छी लगे, जो आपको जल्दी याद हो, उसी को जल्दी से याद कर लो। आगे बढ़ते हैं, प्रयोगवादी का अवतारक किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखना है। तो धर्मवीर भारती, गिरिजा कुमार माधव। ठीक है, ये कनुप्रिया, अंधा युग, धूप के धान, गीत फरोश, ये इनकी प्रमुख रचना है। आगे ये देखो, कुछ मैंने जो पहले आपको पढ़ाया था तो उसकी नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। इंपॉर्टेंट सारे आप देख सकते हो, सारे इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये वाली रचना कितनी इंपॉर्टेंट है, मेरी सफलता गुलाब राय की क्या है, आत्मकथा। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका इसी तरीके से आएगा भाई साहब। ये गद्यांश है, क्या है ये? गद्यांश। तो आपको ध्यान रखना, ये है गद्यांश के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। गद्यांश में भी 5 नंबर के आते हैं, और पद्यांश में भी 5 नंबर के आते हैं। पद्यांश, तो ये आपको ध्यान रखना है, 5 नंबर के पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो मैंने पद्यांश को पहले शामिल किया, फिर उसके बाद गद्यांश को। क्यों? क्योंकि पद्यांश वाली ज्यादा सरल होती है, इंपॉर्टेंट होते हैं, ज्यादातर आती हैं, और गद्यांश वाली भी आती है, ऐसी बात नहीं है। आगे 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 आ जाओ। तो इनको आप तैयार कर लेना। उसके बाद आप जब नीचे आओगे भाई साहब, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि पद काव्य हेतु। ठीक है, शीर्षक और रचना। यहाँ पर देखो, ओ भाई, यहाँ पर देखो रचना लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि ये रचना है उस कवि की, और ये वो शीर्षक बनाया गया, मतलब उसका भाग बनाया गया। जैसे उसमें से कोई पार्ट उठा लिया, उसका कोई नाम रख दिया, ऐसे। ठीक है, जैसे मेरी वीडियो से आप कोई मान लो पार्ट बीच का उठा लिया और यूट्यूब में अपलोड कर दिया, उसका दूसरा नाम रख दिया, ऐसे ये है पद।
तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका सूरदास वाला, ठीक है। सूरदास का जो चैप्टर है वो है पद, और ये किसमें से लिया गया है? सूरदास की रचना सूरसागर से। इसी तरीके से श्री रामचरितमानस रचना से लिया गया है धनुष भंग, ठीक है। आप जानते हो धनुष को जिस जब श्री राम ने तोड़ा था, तो आगे यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी इनके कवि हैं। और दूसरी बात, ये रामलीला मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये गोस्वामी तुलसीदास वाला राम के बारे में वर्णन किया जाए तो आप समझ जाना कि वहां पर भाई साहब ये वाला पार्ट है, तो आप आराम से उसका संदर्भ लिख सकते हो और व्याख्या करने में भी आसानी हो जाएगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर राम की राम की गाथा का अगर गान किया जाए तो वहां पर गोस्वामी तुलसीदास को लिखना, और अगर कृष्ण की लीलाओं का गान करें तो आपको थोड़ा सा पहचानना होगा कि ये सूरदास जी का है या फिर रसखान जी का है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो रसखान सवैया इनका जो है शीर्षक है, और रसखान। अब जैसे गद्य का संदर्भ कैसे लिखोगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, फिर उसके बाद पाठ का नाम लिखना है, जो भी पाठ का हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक, फिर मित्रता के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, तो इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसी तरीके से पद्य का लिखना है कि भाई प्रस्तुत, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पर गलती करते हैं, मैं बताता हूँ क्या गलती करते हैं भाई साहब। तो यहाँ पर देखो गद्यांश लिखा गया है और यहाँ पर पद्यांश लिखा गया है, लेकिन गद्यांश ही मत लिख देना वरना पूरे नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश, अगर पद्य में है तो पद्यांश काव्य वाले में, ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड, यहाँ पर ध्यान देना, काव्य खंड में संकलित शीर्षक का नाम क्या है? काव्य खंड में संकलित मान लो पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। अब पद के जो यहाँ पर देखो पद के सूरदास, तो इसके कवि सूरदास जी हैं, ठीक है। अष्टछाप के ऐसे भी लिख सकते हो, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी, क्योंकि अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी थे। तो मतलब थोड़ा बहुत अपने से अगर आपको दिमाग में पड़ा कोई बात तो लिख दो आराम से, अच्छा बन जाएगा। आगे आपका आता है देखो वाराणसी वाला चैप्टर, काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख दिया। ये देखो वाराणसी वाला चैप्टर, ऐसे इसका अनुवाद पूछेगा तो संदर्भ लिखो भाई, यहाँ पर संदर्भ लिख दिया, तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कर लेना, ठीक है। थोड़ा यार गलती हो जाए लिखने में तो आप लोग सुधार लिया करो, इतना तो कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत गलती हो जाती है, आप कमेंट करने लग जाते भाई ये गलत लिखा, तो सुधार लिया करो यार, ठीक है। गलती हो जाती है सबसे। तो यहाँ पर देखो वाराणसी वाला जो है चैप्टर ये, ठीक है। वाराणसी वाला जो चैप्टर यहाँ पर ये ऊपर पूरा लिखा है वैसे ये पूरा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि हिंदी में अनुवाद, बिल्कुल वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, स्वच्छ जल के तरंग गंगा के किनारे स्थित, मतलब पूरा वो अनुवाद है। अब यहाँ पर नोट वाला आपको ध्यान से पढ़ना है कि वाराणसी और भारतीय संस्कृति पाठ का अनुवाद जरूर तैयार करें, ठीक है। दूसरा केवल पढ़ ले और अपने अनुसार लिखने, जरूर समझोगे। अब यहाँ पर मतलब क्या है इसका, आपने समझ लिया होगा कि भाई जो आप अनुवाद तैयार करें उसको केवल पढ़ो, उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, रटोगे तो नहीं। हाँ 2-4 बार पढ़ लोगे आराम से आपको आ जाएगा, उसको जब पढ़ोगे उसके बाद उसकी हिंदी आराम से बना लोगे, क्योंकि संस्कृत का हिंदी में बनाना सरल होता है, हिंदी का संस्कृत में बनाना कठिन होता है, तो बहुत सरल होता है, कर लोगे, ठीक है। तो 4 नंबर आपको फिक्स किए। आगे तो मैंने यहाँ पर एक बात और लिखा है कि वाराणसी और भारतीय संस्कृति वाला चैप्टर जरूर तैयार करें, क्योंकि इसी से अनुवाद आएगा। इसका अनुवाद तो मैं कहता हूँ घोल कर पी जाओ, मतलब रट आओ, ठीक है, आ जाएगा पक्का, विश्वास करो। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका ये देखो श्लोक आपका आएगा जो कि भाई प्रस्तुत आपकी मतलब आपकी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो मैंने 3 श्लोक लिखे, कोई भी आप याद कर सकते हो। दूसरी बात, इनका अनुवाद भी आप लोग याद रख लेना, थोड़ा सरल होते हैं, आराम से आप हो जाएंगे। इससे होगा क्या कि मान लो आपको जैसे ये नहीं आ रहा है तो कभी कभी अथवा में अनुवाद दे देता है, ये नहीं आ रहा है तो अनुवाद का लिखना काफी सरल होता है, तो तैयार कर लेना, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, तो इनको तैयार कर लेना। प्रश्नोत्तर संख्या ये देखो, इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना, मतलब इन्हें अगर आप तैयार करें तो कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम जरूर फंस जाएंगे। उसके बाद बस हाथ से रस करूँ रस, ये तो आती है, आप जानते हो हमेशा, ठीक है। ये अब एक बात यहाँ पर आओ कि मैंने अगर कहीं पर 2 उदाहरण लिखा है तो आपको दोनों उदाहरण याद करने की जरूरत नहीं है, जो आपको सरल लगे उसको याद कर लो। जैसे विशेषताएं मैंने आपको बताई है पद्यांश की, तो उसमें 3-4 विशेषताएं कहीं कहीं पर लिखी है, तो आपको केवल 2 तैयार करनी है। इसी तरीके से उदाहरण भी आपको केवल 2 तैयार करनी है, 2 नहीं 1 तैयार करनी है, तो ये ध्यान रखना है आपको। जैसे यहाँ पर अलंकार में आप देख सकते हो मैंने 2 उदाहरण लिखे हैं। यहाँ पर राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, उपमा अलंकार के यहाँ पर उदाहरण, और यहाँ पर देखो, ठीक है, ये यहाँ पर हरिपद कोमल कमल से एक उदाहरण। तो आपको केवल एक ही तैयार करना है। और दूसरी बात, स्पष्टीकरण आप लिख दोगे तो और भी अच्छा नंबर मिल जाएगा, इसीलिए मैंने आपको स्पष्टीकरण भी समझाया था, तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ क्या बनता था मस्त, मतलब पूरे नंबर मिल जाएंगे, आप खुश भी हो जाएंगे, है ना वो एग्जामिनर। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका रूपक अलंकार आता है, उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार, तो बस वही उपमा और रूपक अलंकार याद कर लो, उत्प्रेक्षा ना करो चल जाए, क्योंकि 2 ही आएगा, कोई ना कोई आ ही जाएगा। अगर हाँ करना चाहते हो कर लो, कभी कभी पहचानने के लिए आ जाता है तो आप पहचान नहीं पाओगे अलंकार, इसीलिए आपको करना क्या है कि तीनों याद कर लेना, ठीक है। आगे आपका आता है कि भाई छंद
छंद रोला और छोटा छंद दिया आएगा, तो ये छंद मैंने देखो यहाँ पर मात्राओं की गणना भी की हुई है। मात्राओं की गणना कैसे की जाती है अगर आपको नहीं मालूम है तो आप कमेंट करो, मैं आपको जल्दी बता दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो रोला छंद छोटा छंद इनको तैयार कर लेना। बहुत सारे लोग बोल रहे थे भैया ये गलत है आपका। एक बात मैं जानता हूँ कि आप लोग गलती क्यों समझते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर इसके प्रथम द्वितीय चरण ये वाला देखो, रोला छंद में क्या होता है, यहाँ पर क्वेश्चन बैंक में कोई लिखा होता है, इसमें 8 चरण होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इनमें 4 पंक्तियां होती हैं और 8 चरण होते हैं। आप लोग देखोगे जब अगर तो देखोगे यहाँ पर एक चरण ये हुआ, दूसरा चरण ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा यहाँ पर ये हुआ, पांचवा ये हुआ, छठवां ये हुआ, सातवां ये हुआ, आठवां ये हुआ। तो सही भी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। 8 चरण होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर 4 चरण नहीं पूर्ण हो जाता, मैंने देखा, पता नहीं, मतलब फिर ये कॉमा नहीं लगा होता ना, कहीं कहीं पर ये कॉमा नहीं लगाया जाता, तो फिर मतलब फिर 4 चरण होंगे, मतलब 4 पंक्तियां 4 चरण। तो लेकिन जैसा लिखा है ऐसा लिख दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। कंफ्यूजन में तो क्रिएट कर ही जाता है। आगे 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 देखो, यहाँ पर मैंने उपसर्गों में से 3 के मेल से एक शब्द बनाने हैं, तो एक शब्द बनाना आपको सीख लेना है। मैंने यहाँ पर 4 लिख दिए हैं, जो आपको सरल लगे पढ़ लोगे केवल तो आपको आने लगेगा, इसीलिए मैंने इतने सारे लिखे ताकि आपको एग्जाम में कोई ना कोई याद आ जाए, दिमाग में पड़ा रहेगा। आगे 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 ग नंबर में अब यहाँ पर नोट देखो लिखा है मैंने, में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रत्यय में क्या होता है, देखो यहाँ पर एक गलती आप लोग मत करना प्लीज, यहाँ पर कि मैंने देखा आ से बहुत सारे लोग बना देते हैं अनुसार, अनुग्रह, तो अनुग्रह ये बिल्कुल सही है, लेकिन आ से यहाँ पर बनाने लग जाते हैं जैसे अपमान, तो ये तो अप से है ना भाई, आ से ना होगा, अपमान नहीं होगा। मतलब इसका मतलब ये होता है कि आ जोड़ने पर उसके बाद जो शब्द आए वो शब्द का भी कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, जैसे नादर का अर्थ निकलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है और तैयारी कर लो, मस्त हो जाएगी ये, ठीक है। ये आपका प्रत्यय हो गया, तो इनको तैयार कर लेना, इन्हीं में से आएंगे तो इनको तैयार कर लेना, आ जाएंगे। मतलब आपका ये 2 नंबर, ये 3 नंबर बिल्कुल फिक्स है। आगे निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। तो आना जाना, आना और जाना, ये क्या कौन समास हुआ, द्वंद्व समास। अब की बात में एक बात बता दूं, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास ये दोनों हटा दिए गए हैं। तो आपके जो एग्जाम में द्वंद्व और द्विगु आएगा। अब द्वंद्व द्विगु बिल्कुल सरल होते हैं। द्वंद्व का मतलब आपका होता है जैसे बीच में ये वाला चिन्ह लगा होगा, आप देखो यहाँ पर ये वाला, मतलब जैसे आना जाना, माता पिता, खरा खोटा, भोला अच्छा, ठीक है, बुरा अच्छा, ऐसे मतलब रहेगा। और जो आपका द्विगु समास होगा, द्विगु समास में ध्यान रखना, जैसे चौराहा, चौमासा, ठीक है, चौमासा, 12 मासा, ऐसे मतलब रहेगा। 12 मासों का समूह, 4 रास्तों का समूह, ऐसे रहेगा। आपको समझ में आ रहा होगा, दिमाग में क्लिक किया कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका देखो यहाँ पर आ जाता है भाई तत्सम तद्भव। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये शब्द जो है तत्सम है, कौन है, तत्सम, ठीक है। और ये आपका जैसे दही का दधी, पुरुषा, देखो ये आपका एग्जाम में देंगे ये वाले शब्द, ये आपको लिखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है ये वाले। तो इन्हें आपको तैयार कर लेना है। मैंने पूरा यहाँ पर 40 लिखे, आप केवल एक बार पढ़ लो। जैसे दूध का दुग्ध, शुद्ध होता है दूध, दुग्ध, लेकिन लोग क्या बोलते हैं गांवों में दूध, दूध कोई नहीं बोलता, इसीलिए मैं बोलता हूँ इनको तैयार कर लेना, थोड़ा बहुत पढ़ लोगे आ जाएगा। उसके बाद आया आपका पर्यायवाची, तो इंपॉर्टेंट पर्यायवाची, जैसे यहाँ पर सर्प का सांप, नाग, विषधर, पूरे इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है। तो आपको देखिए 32 का 3200 तैयार कर लेना है। आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से आएगा। आपको 100 से 150 पर्यायवाची शब्द रखने की जो क्वेश्चन बैंक में होता है कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं, देखो यहाँ पर देखो छोटी छोटी चीजों को आप लोग नजरअंदाज कर देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है, उसी में से आप एग्जाम में नंबर कटते हैं। आगे यहाँ पर जैसे कि देखो प्रश्न नंबर 10 का कम में आएगा, सेम ऐसे ही आएगा 10 का। ये क्या पेपर क्रमांक लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो यहाँ पर जैसे प्रति एका, प्रत्येका। अब मैं यहाँ पर बता दूं आपके बोर्ड एग्जाम में अब की बार केवल यण संधि आएगी, तो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, तो ये यण संधि है। कौन सी संधि है, यण, ठीक है, यण संधि, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी की सारी संधियां यण है। संधि का नाम लिखना हो तो यण ही लिख देना, क्योंकि सारी यण ही आएंगी। दूसरी बात, आप संधि विच्छेद जब करोगे तो संधि विच्छेद करना आपको आना चाहिए। संधि विच्छेद नहीं करना, संधियों को जोड़ना आना चाहिए, क्योंकि संधि विच्छेद, ठीक है, हाँ इसका संधि विच्छेद पूछ सकता है कभी कभी, संधि विच्छेद करना आना। जैसे आपको दे दे गुरु आदेश, तो आपको गुरु प्लस आदेश लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इनको तैयार कर लेना, दिमाग से रट लो चाहे जो करो, लेकिन तैयार कर लो। आगे महत्वपूर्ण निबंध आपका है देश प्रेम, विज्ञान, भ्रष्टाचार, कंप्यूटर, प्रदूषण। ये इतने इंपॉर्टेंट निबंध हैं कि हर साल एग्जाम में आते हैं। इन्हीं में से आपका कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में जरूर आ जाएगा, तो इन्हें तैयार कर लो, ठीक है। मतलब देखो ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि निबंध को आप रखने लग जाओ, हेडिंग पढ़ो और निबंध को पढ़ो और उसके बाद तैयार कर लो। केवल पढ़ो, पढ़ के जाओगे एग्जाम में आप लिख के आओगे, डरो मत बस, अरे डरो मत बस, ठीक है। आगे आपका आता है भाई साहब की, खत्म नहीं हो गया,
ये यहाँ पर एक बात और, खंडकाव्य अपने कक्षा अध्यापक से पूछे। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया खंडकाव्य बता दीजिए, तो मैं खंडकाव्य नहीं बता सकता, सॉरी इसके लिए, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो 75 जिलों से हैं, यूपी के पूरे जिलों से। अब मैं कैसे आपको एक लोग को बता दूं, आप ही सोचो, फिर मतलब 74 लोग जिलों के स्टूडेंट के साथ ना इंसाफी होगी, तो इसलिए मैं खंडकाव्य नहीं बता सकता। दूसरी बात, आप अपने शिक्षक से पूछो कौन सा खंडकाव्य आपके जिले में लगता है, मतलब जिले के अनुसार खंडकाव्य लगता है। बस यही एक ऐसा प्रश्न है जो हर जिले में अलग अलग होता है। तो आपको अपने कक्षा अध्यापक टीचर से पूछ लेना या कहीं पर सर्च कर सकते हो, मैं नहीं जानता, जो भी करना है कर लो। एक बात और कि यहाँ पर मैंने धातु, रूप, लकार ये सब नहीं लिखा, जानते हो कि उनको याद करने में बहुत टाइम लगता है। 2-4 नंबर समझो, अगर तैयार करना तो उनको तैयार कर लेना, वो तो आप कर लोगे। मैंने जो इंपॉर्टेंट था बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है जाकर डाउनलोड करो और आराम से पढ़ाई करो। आपका विकास भैया हर चीज फ्री में दे रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है आपको विकास भैया, अपने विकास भैया को कुछ देने के लिए। वो यही है बस, आपका विकास भैया हमेशा भीख मांगता है कि भाई लाइक कर दो, और आप लोग करते नहीं हो। और चैनल पर नया है तो वो जो लाल कलर का बटन सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के पास नहीं भेजा है तो शेयर कर दो, ऐसे का जो निशान है उसको दबा के शेयर कर दो। चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, ठीक है? तो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।